हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार डेल्टा पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जिसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से और विद डिटेल से हम लोग इसको क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू जो होता है चैप्टर का, जो इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, किसी भी चैप्टर का पूरा सारांश उसके इंट्रोडक्शन में, समरी में ही रखा होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन में हर चीज को जैसे लिंक्ड होता है, कौन सी चीज कैसे जुड़ी होती है, कहां से कौन सी चीज इंटरलिंक्ड है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि कौन सी चीज कैसे जुड़ी हुई है, कैसे वर्क परफॉर्म करती है, कैसे कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करती है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर का नाम दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है, आप लोग के एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर मेंशन है। ठीक है, चैप्टर एनसीईआरटी का ही नाम मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो आप लोग सबसे पहले तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस। क्या लिखा हुआ भैया, फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ। फोटो मीन्स होता है क्या, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, किसी चीज का फॉर्मेशन करना, यानी फूड का फॉर्मेशन करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है क्या, फूड का फॉर्मेशन करना। तो जब प्लांट लाइट की उपस्थिति में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर बात आई है यहाँ पे प्लांट पे, हम लोग बात कर रहे हैं कि हायर प्लांट्स की। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट के बारे में देखेंगे। आप लोगों को पता होगा इस अर्थ में, पृथ्वी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी का जो सोर्स एकमात्र जो सोर्स है एनर्जी का, यूनिवर्सल सोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोर्स बोलते हैं। तो वो कौन है, सोलर एनर्जी है। कौन है भैया, सोलर एनर्जी है। जितनी भी ऊर्जा इस अर्थ में, पृथ्वी में है, वो किसकी है, सिर्फ और सिर्फ सन की ही है। हमें जहां से भी एनर्जी मिल रही है, वो जो भी ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसे एनर्जी मिल रही है, तो वो कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एनर्जी मिलती है कहां से, हम लोगों को भी सन से मिलती है। क्यों, कैसे, क्योंकि क्या होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी फूड का फॉर्मेशन करते हैं। उसी के बाद उन्हीं प्लांटों को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे गेहूं, चावल, ये सब कहां से मिलता है भैया, जितना भी रॉ मटेरियल होता है ये सब प्लांट से ही तो हमें मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। आप लोगों को पता है हम लोग किसमें डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे ही डिपेंडेंट हैं। और प्लांट एनर्जी अपनी कहां से लेते हैं, ये लेते हैं सन से। तो कहीं ना कहीं हमें जो एनर्जी मिल रही है, कहां से मिल रही है, सन से ही तो मिल रही है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हायर प्लांट की। और हायर प्लांट में देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर रखा हुआ, लिखा हुआ है बोर्ड में, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज सोलर पावर। जो जीवन पृथ्वी में संभव है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से संभव है, सोलर पावर की वजह से ही संभव है। अगर सोलर पावर ना हो, एनर्जी ना हो, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी। क्या करते हैं प्लांट, क्या करते हैं कि उस सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और ट्रैप करके क्या करते हैं भैया, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा ये प्लांट, ये दिख रहा है सन। सन से क्या कर रहे हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, लाइट को ट्रैप कर रहे हैं। ट्रैप करने के बाद, ट्रैपिंग के बाद क्या करती है, लीफ क्या करती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती हैं। भैया आप लोगों को पता होगा जो लीफ के अंदर होता है, मेसोफिल सेल होती है। क्या होती है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मैंने एक सिंगल लीफ ले रखी है प्लांट की। मैंने क्या कर रखी है, एक सिंगल लीफ ले रखी है। अब इस लीफ में आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ, ये देखिए मैंने लिख रखा हुआ लीफ, और ये लिख रहा हुआ मैंने मेसोफिल सेल। लीफ के अंदर पाई जाती है भैया मेसोफिल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेसोफिल सेल पाई जाती है। ऑब्वियसली अगर मेसोफिल सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। क्या होगा भैया, साइटोप्लाज्म होगा। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग थोड़ा सा रिस्पायरेशन के बारे में भी जान लेंगे।
ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान होता क्या है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, जो प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन किए थे कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में करते हैं इसको तो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरलिंक्ड देख रहे हैं, कैसे कैसे चैप्टर जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है भैया, मीजोफिल सेल में ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्या भैया, प्लस ऑक्सीजन, ये जो है ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर के ग्लाइकोलिसिस के दौरान फॉर्मेशन करता है किसका भैया, पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। आप लोगों को ये बात अभी मैं ग्लाइकोलिसिस बताऊंगा आप लोगों को, तो वहां पे आप लोगों को ये अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे वहां पे पायरुविक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुवेट में। पायरुविक एसिड ही पायरुवेट होता है। तो ये हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे होता है, सिर्फ एनायन और केटायन का ही अंतर होता है वहां पे। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे फिर डिटेल में, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये कैल्विन साइकिल वगैरह ये सब चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कैल्विन साइकिल क्या है, ये सब चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग पेशेंस बना कर रखिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा किसका, पायरुवेट का, ये फॉर्मेशन हुआ पायरुवेट का। अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ही, ये जो पायरुवेट का फॉर्मेशन जो हुआ था, ये पायरुवेट का जो फॉर्मेशन हुआ था, या पायरुवेट हम लोग ना यहाँ पर लिख के पायरुवेट लिख दें, या मैं यहाँ पे पायरुवेट को ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे मैं एटीपी प्लस CO2 लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए पायरुवेट अभी जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहां पे क्रेब साइकिल चलेगी। क्रेब साइकिल के दौरान क्या होगा, एटीपी प्लस क्रेब साइकिल से क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है भैया, CO2 रिलीज होती है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, एटीपी लिख दिया, और क्या लिख दिया मैंने, CO2 रिलीज करा दिया। ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोसेस किसका है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस है, जो जाकर के क्रेब साइकिल के दौरान क्या होता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। तो आइए हम लोग इसको जो है, ये जो मैंने अभी मेसोफिल सेल बना रखी है, मेसोफिल सेल को एक बड़ी सी लीफ को बना करके, और हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी सी लीफ बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, एक जो है बड़ी सी लीफ बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी लीफ, क्या भैया, ये हमारी बड़ी सी ग्रीन कलर की जो दिख रही है, आई होप आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक लीफ है, आप लोगों को पता होगा ये लीफ है। अब लीफ के अंदर ही भैया पाई जाती है क्या, मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब लीफ के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, इस सेल को हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, इस सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है, ये मेसोफिल सेल ही होती है। ठीक है, अब ये मेसोफिल सेल के अंदर होता क्या है, मेसोफिल सेल के अंदर ही क्या होता है कि सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, अब ये मेसोफिल सेल है, तो मेसोफिल सेल के अंदर क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो पूरा है ये सेल है, और सेल के अंदर ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होता है, पता भी होगा कि सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस चलता है, जो रिस्पायरेशन के दौरान, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, तो उसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे किसकी, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में जो ये हमारा C6H12O6 प्लस O2 के दौरान यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था क्या, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था भैया किसका, पायरुवेट का। किसका फॉर्मेशन हुआ था, पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ। ये पायरुवेट, ये जो प्रोसेस है C6H12O6 प्लस O2 का ब्रेकडाउन होना, यानी इसका टूटना पायरुवेट में। पायरुवेट आप लोगों को पता होगा ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है भैया, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल आप पायरुवेट के टूट गए।
अब ये जो पायरुवेट टूटा हुआ है इस प्रोसेस को यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। आप लोगों को पता होगा ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। और ग्लाइको सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का जो क्वेश्चन होता है आप लोगों को पता होगा कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है सेल के अंदर, तो वो भैया होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या होता है, पायरुवेट होता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ब्रेकडाउन किसका होता है भैया, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। किसका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अब ये जो पायरुवेट टूटा हुआ है, ये पायरुवेट फाइनली इंटर कर जाएगा कहां पे, ये इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हम लोगों ने बना लिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना लिया भैया, ये हम लोगों ने बना लिया माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों को पता होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। क्या होता है भैया, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं। एक जो होती है आउटर वाली को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोल देते हैं और इनर वाली को इनर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, इनर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, ठीक है। अब ये मैंने बना दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं। इस वाली सेल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल बोलते हैं, ठीक है, मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल के अंदर जो मैंने ये बना रखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये जो स्टेप हमारा ये जो चल रहा है, ये जो सेल के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर भरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जो लिक्विड नहीं भरा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्लाज्मा मीन्स लिक्विड और साइटो मीन्स सेल। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म में ही हमारी ग्लाइकोलिसिस डन होती है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान फॉर्मेशन होता है किसका, पायरुवेट का। जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है भैया, ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये तो 6 कार्बन कंपाउंड है। 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये जो ब्रेक डाउन हुआ है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल टूट गए हैं। अब ये क्या करते हैं कि देखिए ये जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोल, इसको अंदर वाली को हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन करती है। और आउटर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये जो बाहर वाली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। फिलहाल अभी इसका कोई वर्क नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन तो पढ़ने जा नहीं रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग कैसे फोटोसिंथेसिस वर्क करता है, कैसे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से ऑर्गेनल्स, उसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इनर मेम्ब्रेन में ही क्या चलती है, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन करती है। अब ये क्या करेगा, पायरुवेट अंदर इंटर कर जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इंटर कर जाएगा इधर माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ये इंटर करेगा तो यहाँ पे ये रन कराएगा क्या, ये रन कराएगा भैया क्रेब्स साइकिल। क्या रन कराएगा, क्रेब्स साइकिल रन कराएगा, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के दौरान यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिलीज होती हैं। यहाँ पे रिलीज होगा क्या, यहाँ पे निकलेगा क्या, NaDH2 जो एक क्या होता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है।
NaDH2 का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ यहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, FADH2 का फॉर्मेशन होगा, मतलब FADH2 बनेगा। और साथ ही साथ यहां पे रिलीज होगी क्या, यहां पे रिलीज होगी भैया CO2। क्या रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी। ये जो आप लोगों को दिख रही होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, CO2 है। ये NaDH2 और FADH2 फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होगा इनर मेम्ब्रेन में हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या करती है, रन करती है। यही दोनों शिफ्टेंस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में आते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एटीपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं भैया, एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप लोगों को ये टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। जो कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब चैनल यानी डेल्टा पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के बारे में विद डिटेल बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। वो आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेप वाइज आप लोगों को वहां पे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो देख करके और उसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन तो हो गया। अब इसके बाद क्या होता है भैया कि जो क्रेब साइकिल रन कर रही है, ये जो CO2 है ना, CO2, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो स्टेप होता है, इतना जो प्रोसेस है, तो यही प्रोसेस चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट हो, दोनों में ये प्रोसेस होता है। यहां तक का जो प्रोसेस होता है ये एनिमल और प्लांट में दोनों में होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ठेका ले रखा है ना, किसका, एटमॉस्फेयर को गंदा करने का भैया, एनवायरमेंट को गंदा करने का ठेका किसने ले रखा है, हम लोगों ने ले रखा है। एनवायरमेंट को गंदा किसे करना है, हम लोगों को ही करना है, क्योंकि हम लोग तो ही क्या करते हैं ना कि CO2 को बाहर रिलीज करते हैं, एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। लेकिन प्लांट ऐसे नहीं है, प्लांट सोचते नहीं यार हम लोग अच्छे हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, इंसानों की तरह नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि इस CO2 को बाहर नहीं निकालेंगे। क्या नहीं करेंगे, इस CO2 को बाहर नहीं निकालेंगे। तो जब भैया इस CO2 को ये लोग बाहर निकालेंगे नहीं, तो ये CO2 को करेंगे क्या। क्वेश्चन तो ये कि अगर ये CO2 को बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो ये CO2 को करेंगे क्या। आइए हम लोग देखते हैं ये CO2 को क्या करते हैं। यही तो हम लोग देखना चाहते थे। अभी तक तो हम लोग जनरल प्रोसेस देख रहे थे जो प्लांट में भी होता है और हम लोगों में भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो CO2 था, यहाँ पे एक ऑर्गेनेल्स प्लांट में और प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही अवेलेबल होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगर एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता तो हम लोग भी क्या कर पाते, फोटोसिंथेसिस कर पाते। हालांकि एक मजबूरी है कि हम लोगों के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल नहीं है, अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए करना क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भैया, क्लोरोप्लास्ट। हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट का। ये हम लोगों ने बना लिया स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। आप लोगों को पता होगा क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भैया, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो और चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। इनका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DNA बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ राइबोसोम वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा, मतलब समझ रहे हो ना, डेवलप होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं कंपेरिजन टू अनदर ऑर्गेनल्स। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और इसको अंदर वाली को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा, किसका बनाया हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ
प्लास्ट का। किसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ भैया मैंने? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में भैया होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता यह है कि क्लोरोप्लास्ट में जब ये CO2 को ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाता है? इस CO2 को ले लिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता होगा क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे ऐसे क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? ये क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इसको हम लोग थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? थैलाक्वाइड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। ये थैलाक्वाइड का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे एक दूसरे से क्या होते हैं? ऐसे ये लिंक्ड होते हैं। ये ऐसे थैलाक्वाइड एक दूसरे से थैलाक्वाइड क्या होते हैं? ऐसे लिंक्ड होते हैं। ऐसे ये ऐसे थैलाक्वाइड क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये ऐसे थैलाक्वाइड क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हालांकि मैंने दो ही बना रखा हुआ है। ठीक है, अब ये थैलाक्वाइड में होता क्या है भैया कि इस थैलाक्वाइड में आप लोगों को पता होगा, इस थैलाक्वाइड में क्या होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक तो जो सिंगल होता है, इसको हम लोग सिंगल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? थैलाक्वाइड बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। क्या बोलते हैं भैया? ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। और ये वाला जो रीजन होता है, ये जो खाली स्पेस रखा हुआ है, ये जो खाली स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस खाली स्पेस को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा बोलते हैं। अब आप लोगों को पता होगा ये जो स्पेस दिख रहा है यहीं पे ग्रीन कलर का, अब मैं ग्रीन से इसको बना दिया मैंने इसको, तो अब यहीं पे ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा होता है, जिसको मैं ब्लैक से बना रहा हूं। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल में ही लगे हुए होते हैं क्या? फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। क्या होते हैं भैया? फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये क्या करते हैं? फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट क्लोरोफिल होने की वजह से ये सनलाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं भैया? ये सनलाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ये क्या है? कोई ये सूर्य है, ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है, ये क्या है? ये सन है। क्या है भैया? ये सन है। हालांकि मैंने लीफ के अंदर ही बना दिया है। ठीक है, इसको लीफ के बाहर ही होना चाहिए था। ठीक है, ये सन है। अब ये सन क्या करेगा? इस लाइट को क्या करेंगे? प्लांट क्या करेंगे? क्लोरोप्लास्ट जो लीफ है, लीफ का जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है कहां पे? थैलाक्वाइड में। ये क्या करेगा? लाइट को क्या करेगा? ऐसे ऐसे क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं। क्या ये रिलीज करेंगे भैया? Na। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन होगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। यहीं पे जो है थैलाक्वाइड में लाइट रिएक्शन चलता है। क्या चलता है भैया? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है हमारा कहां पे चलता है? थैलाक्वाइड में चलता है। और ये सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसका कोई योगदान नहीं, क्योंकि जो यही है, जो इसका फंक्शन है वही फंक्शन इसका भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलीज करते हैं क्या? यहाँ पे ये रिलीज करते हैं, यहाँ पे थैलाक्वाइड से ही निकलेंगे क्या? यहां से निकलेंगे एटीपी। क्या निकलेंगे भैया? एटीपी। और साथ ही साथ रिड्यूसिंग सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NADP
H2, क्या बोलते हैं भैया, NADPH2। देखिए वहां पे जो क्रेब्स साइकिल में निकल रहा था वो क्या निकल रहा था, NADH2 निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, NADPH2 बन रहा है। ये और वो दोनों क्या हैं, अलग हैं। ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस है और वो एनर्जेटिकली मॉलिक्यूल है, जो जाकर के आप लोगों को पता होगा सिंगल NADPH2 में, सॉरी NADH2 में 3 ATP होते। कितने ATP होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले लेक्चर में, जो कि आप लोगों को चैनल में अवेलेबल मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही मैंने उसको डिटेल से बताया हुआ है कि एक NADH2 मॉलिक्यूल के अंदर 3 ATP मॉलिक्यूल होते हैं और सिंगल FADH2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल होते हैं। हालांकि NADPH2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ATP नहीं होते हैं, जस्ट लाइक अ रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये क्या है, ये सिर्फ रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, जो आगे चल के यहाँ पे कैल्विन साइकिल में क्या होता है, ये यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के दौरान सिर्फ दो ही चीज का फॉर्मेशन होता है, किसका, पहला ATP का और दूसरा किसका भैया, NADPH2 का। ये प्रोसेस पूरा हमारा लाइट रिएक्शन है। हालांकि हम लोग अभी लाइट रिएक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरा बहुत अच्छे से क्लियर विजुअलाइज और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे लाइट रिएक्शन तक की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो लाइट रिएक्शन चलता है, रन करता है, वो रन करता है भैया कहाँ पे, जो लाइट रिएक्शन जहां पे होती है, डन होता है, तो वो कहाँ पे होती है भैया, थैलाकॉइड यानी ग्रेनम में। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन कहां पे रन करती है, कहां पे डन होता है, कहां पे संपन्न होता है डार्क रिएक्शन, ये होता है भैया कहां पे, स्ट्रोमा में। अब हम लोग बात करने वाले हैं डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन के दौरान क्या होता है भैया, कि यहाँ पे डार्क रिएक्शन में क्या एक साइकिल रन करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होती है कैल्विन साइकिल। ठीक है, क्या होती है भैया, कैल्विन साइकिल होती है। ये कैल्विन साइकिल जब रन करती है तो यहाँ पे इसके लिए कैल्विन साइकिल की एक ऑलरेडी स्ट्रोमा में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RUBP, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। क्या होता है भैया, ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट आगे चल के ये कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मेशन कर लेता है किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये आगे चल के जब इसका रिडक्शन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का, तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, ये फॉर्मेशन करेगा भैया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये आगे चल के फॉर्मेशन करेगा किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा भैया, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूबिस्को। क्या बोलते हैं भैया, रूबिस्को। ये होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबुलोज बाइफॉस्फेट सिंथेटेज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या बोलते हैं भैया, रिबुलोज बाइफॉस्फेट सिंथेटेज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये फुल फॉर्म होता है किसका, रूबिस्को को। ये क्या है, एक एंजाइम होती है जो क्या करती है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे कैल्विन साइकिल में यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है किसकी, यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, ये जो CO2 था ना, ये CO2 यहीं पे कैल्विन साइकिल में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये CO2 कैल्विन साइकिल में ही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्विन साइकिल। ठीक है, ये जो प्रोसेस है हमारा, इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ये जो यहां से इतना प्रोसेस है, ये यहां तक का जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। यहां तक का जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, ये वाला तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, रिडक्शन बोलते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला हमारा इतना जो प्रोसेस था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। इसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, रीजनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल में 3 ही स्टेप होते हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन वाला,
दूसरा रिडक्शन वाला, और तीसरा क्या होता है रीजनरेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे कैल्विन साइकिल को, हालांकि अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और यहीं पे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है, यानी फॉर्मेशन करता है किसका, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन करता है भैया, ये फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का। ये देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं C6H12O6। यही तो हम लोग करवाना चाहते थे, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए इस कैल्विन साइकिल को 6 टाइम रन करना पड़ता है। कितने टाइम रन करना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैल्विन साइकिल। ठीक है, अब इस कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए, मतलब एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए 6 टाइम कैल्विन साइकिल को रन करना पड़ता है, रन कराना पड़ता है। ये हम लोग बात कैल्विन साइकिल को जब पढ़ेंगे उसको डिटेल में वहां पे समझेंगे कि क्यों कैल्विन साइकिल को 6 टाइम रन कराना पड़ता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जब कैल्विन साइकिल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो एक इंट्रोडक्शन क्लास है, यहाँ पे तो हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं, समरी देख रहे हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनल्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, कैसे कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी आज जो लेक्चर देख रहे हैं ना, वो इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन कैसे कैसे, मतलब देखा जाए तो पूरा हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझ रहे हैं कि कैसे कैसे ये चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया ये जो प्रोसेस था भैया, इस पूरे कैल्विन साइकिल के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और जो डार्क रिएक्शन चलता है वो कहां पे चलता है, स्ट्रोमा में चलता है, इसलिए हम लोग डार्क रिएक्शन को यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन। हालांकि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में चलता है, ऐसा नहीं कि डार्कनेस के दौरान ही ये डार्क रिएक्शन जो है डन होता है, ये संपन्न होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन जो इसका नाम रखा गया है ना, तो वो लाइट रिएक्शन के कंपेरिजन में रखा गया है। हालांकि लाइट रिएक्शन पे ही डिपेंडेंट है कौन, डार्क रिएक्शन। क्योंकि अगर ये एटीपी और NADPH2 ना मिलता, देखिए एटीपी को यहाँ पे ये जो रिडक्शन है ना, रिडक्शन, तो इस रिडक्शन प्रोसेस के दौरान इस NADPH2 को क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है भैया, यूटिलाइज कर लिया जाता है रिडक्शन प्रोसेस। तो क्योंकि ये क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। अभी हम लोग जब कैल्विन साइकिल पढ़ेंगे ना, तो इसको हम वहां पे डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो एटीपी होता है, एटीपी इस कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो एटीपी यहीं से, तो एटीपी ही तो एनर्जी के फॉर्म में होती है ना। चाहे हम लोग हों और चाहे प्लांट हों, जो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं वो किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, वो एटीपी के ही फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। तो ये बात आप लोगों को पता होगी। तो ये एटीपी को यूज किया जाता है कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए। और जो NADPH2 है, इसको यूज किया जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NADPH2। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, और फिर जाकर के यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो है हम लोग जब कैल्विन साइकिल पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। आप लोग बस इसको देखिए कैसे कैसे चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये डार्क रिएक्शन में कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि डार्क रिएक्शन कहीं ना कहीं, देखिए यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। नीट का क्वेश्चन ये बन गया कि डार्क रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, वो होता है स्ट्रोमा में। पूछ लेगा लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है, ये होता है कहाँ पे, थैलाकॉइड के ग्रेनम में। ठीक है, अब ये प्रोसेस होगा। देखिए अब ये पूछता है कि डार्क रिएक्शन क्या लाइट रिएक्शन में डिपेंडेंट है या नहीं, तो भैया डिपेंडेंट है। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि डार्क रिएक्शन जो है डार्कनेस में डन होता है कि इसलिए डार्कनेस से कोई लेना देना है, तो डार्कनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है भैया, इसका डार्कनेस से कोई लेना देना नहीं है। डार्क रिएक्शन इसका नाम इसलिए रखा गया, क्यों, क्योंकि इसका नाम रखा गया था लाइट रिएक्शन। हालांकि लाइट रिएक्शन लाइट से डिपेंडेंट है, इसको चाहिए क्या, सनलाइट। लाइट रिएक्शन रात में नहीं होगा क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, ये सनलाइट में डिपेंडेंट है। अब आप लोगों को एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं।
आप लोगों ने सुना होगा कि पौधों के नीचे रात्रि के समय नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका लॉजिक आप लोगों को पता है? आइए देखते हैं। इसका लॉजिक भैया ये है कि आप लोगों को पता होगा कि रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं एक बार देख लेता हूं आप लोगों को कि क्लियर विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो देखने वाले हैं यहां पे, हम लोग जो देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि भैया रात के समय पौधों के नीचे क्यों नहीं लेटना चाहिए। क्यों नहीं लेटना चाहिए? क्योंकि वहां पे क्या चुड़ैल रहती है? अरे यार, चुड़ैल रहती है? चुड़ैल नहीं रहती है। ये पुरानी बातें छोड़ दो, चुड़ैल नहीं रहती है। सुनो पहले क्या होता है, लॉजिक क्या है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो यार, थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो, स्पेशली बायोलॉजी वाले हो। ठीक है, तो अब इसमें होना क्या है कि यहाँ पे होता ये है भैया कि ये जो CO2 है ना, ये CO2 क्या होता है कि रात्रि के समय प्लांट भी CO2 को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि CO2 को यूटिलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए क्या, सनलाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी तो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस होगा ना। और लाइट रिएक्शन का प्रोसेस जब होगा तब ये क्या होगा, CO2 को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, केल्विन साइकिल रन करेगी। लेकिन जब CO2 को ये लोग प्लांट क्या नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते, रात के समय CO2 को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये रिएक्ट करने लगते हैं एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह। जैसे हम लोग है ना, हम लोग क्या करते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, CO2 निकालनी है, धाए CO2 निकालते चले जाते हैं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, क्योंकि हम लोगों में ये प्रोसेस तो होता नहीं है। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि दिन में तो ये प्रोसेस होता है, यानी फोटोसिंथेसिस वाला, लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। क्या निकालने लगते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के नीचे, उस प्लांट के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो वहां पे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, सफोकेशन होगा। और कुछ लोगों की सफोकेशन के दौरान ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने के वजह से लोगों की डेथ तक हो जाती है। और ऐसे लोगों की जब प्लांट के नीचे डेथ हो जाती है, जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो वहां के लोग पता है क्या कह देते हैं, अरे भैया उस प्लांट के नीचे मत जाना यार, चुड़ैल रहती है, भूत रहता है। अरे कुछ नहीं होता है यार, टोटल बेवकूफ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टोटल बेवकूफ बना रहे हैं। चुड़ैल भूत प्लांट के नीचे नहीं था, उस पौधे के नीचे ना ही चुड़ैल थी ना ही भूत था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो क्यों व्यक्ति, जो उस व्यक्ति की मौत हुई है, जो डेथ हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया था, लेवल इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की सफोकेशन होने की वजह से, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो गई, डेथ हो गई थी। ना कि उसको चुड़ैल ने मार दिया और ना ही उसको भूत ने मार दिया। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये लॉजिक आई होप समझ में आ गया होगा कि रात्रि के समय जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि रात के समय उस पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? हालांकि वो लोग तो बोलते थे कि उस पौधे के नीचे रात के समय कभी मत जाना क्योंकि चुड़ैल रहती है। हालांकि उन लोगों ने धार्मिक चीजों से हर चीज को कहीं ना कहीं जोड़ रखा था। अब हम लोग उन्हीं चीजों को साइंस के रूप में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब आप लोगों को ये कंसेप्ट पता चल गया कि क्यों रात के समय पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि लाइट ना मिल पाने की वजह से, फोटोसिंथेसिस ना हो पाने की वजह से ये प्लांट भी क्या करने लगते हैं, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट वाला प्रोसेस है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, ठप पड़ जाता है, यानी रुक जाता है। ये रात के समय नहीं होता है। जब रात के समय ये क्लोरोप्लास्ट वाला प्रोसेस ठप पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि ये जो है रिएक्ट करने लगेंगे किसकी तरह, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज इन सब चीजों को बहुत अच्छे से, कैसे कैसे ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, कैसे डार्क रिएक्शन होता है, कैसे लाइट रिएक्शन होता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कैसे कैसे ये इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से कैसे कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। ठीक है, तो अब आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिकॉल करवा देता हूं कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई थी। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब भैया ये होता है, एक मिनट,
ठीक है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान भैया जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है फूड का फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम लोगों ने रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस देखा। क्या देखा? सबसे पहले हम लोग एक प्लांट की लीफ लिए, लीफ को हम लोगों ने देखा, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल सेल के अंदर ही हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के दौरान कन्वर्ट हो जाता, ब्रेक डाउन हो जा रहा था ग्लूकोज का, किसमें? पायरुविक एसिड में, यानी पायरुवेट में, जो कि क्या था? 3 कार्बन कंपाउंड था। ये 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है? इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये पूरा रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है भैया? रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये इस रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान ये पायरुवेट एंटर करता है किसमें? हालांकि हम लोग भी रिस्पायरेशन के दौरान CO2 ही रिलीज करते हैं और प्लांट भी रिस्पायरेशन के दौरान क्या करते हैं? CO2 ही रिलीज करते हैं। ये जो O2 थी, ये O2 को प्लांट यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के दौरान नहीं यूज करते हैं। इस O2 को प्लांट यूज करते हैं कहाँ पे? क्रेब्स साइकिल में यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जब ये ATP का फॉर्मेशन करती है ना, तब ये जाकर के CO2 यूज होता है, ना कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में यूज हो रहा है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस लिख रखा है ना। अब ये पायरुवेट टूटा, पायरुवेट टूटने के बाद इंटर कर गया किसमें? ये इंटर किया भैया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे इंटर किया तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल रन होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। अब जब क्रेब्स साइकिल रन करेगी तो जब क्रेब्स साइकिल रन करेगी तो क्रेब्स साइकिल के दौरान आप लोगों को पता होगा क्या क्या रिलीज होता है? क्रेब्स साइकिल के दौरान आप लोगों को दिख रहा होगा NADH2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? NADH2 रिलीज होता है, जिसके अंदर कितने ATP होते हैं? 3 ATP होते हैं। और एक FADH2 रिलीज होता है, जिसके अंदर कितने ATP होते हैं? 2 ATP होते हैं। और साथ ही साथ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है? रिलीज होती है। इन NADH2 को और FADH2 को कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, ATP में कन्वर्ट कर लिए गए। ये हमारे एनर्जी के फॉर्म में प्लांट उसको स्टोर कर लेते हैं, कुछ को यूटिलाइज कर लेते हैं एनर्जी को। जो CO2 होती है, CO2 आकर के फाइनली यहां तक का प्रोसेस तो हम लोग भी करते हैं। हम लोगों में भी क्या होता है? इतना प्रोसेस हम लोगों में भी होता है, प्लांट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक। CO2 को हम लोग डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देते हैं। कहां निकाल देते हैं भैया? एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देते हैं। लेकिन प्लांट ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं CO2 क्या है? रिक्वायरमेंट है। भैया CO2 नहीं मिलेगी तो खाना कहां से बनाएंगे? अरे खाना कहां से बनाएंगे भैया? CO2 तो चाहिए ही चाहिए ना। इस CO2 को क्या करते हैं ये प्लांट? क्या करते हैं? यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। इस CO2 को ये लोग क्लोरोप्लास्ट में क्या करते हैं भैया? क्लोरोप्लास्ट में इस CO2 को ये यहाँ पे एक लाइट रिएक्शन का प्रोसेस होता है। क्या चलता है? एक लाइट रिएक्शन और एक चलता है यहाँ पे डार्क रिएक्शन। आप लोगों को पता होगा जो फोटोसिंथेसिस होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या होता है भैया? फोटोसिंथेसिस, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। जो पहला वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। और जो दूसरा वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है वो लाइट रिएक्शन चलता है कहां पे भैया? ग्रेनम में या थैलाकॉइड में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ग्रेना लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहां पे होता है? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहां पे डन होता है? ग्रेना में या थैलाकॉइड में। ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन होता है ये डन होता है कहां पे? स्ट्रोमा में। कहां पे भैया? स्ट्रोमा में। ये लोकेशन साइट है कि कहां पे डार्क जो लाइट रिएक्शन होता है वो होता है कहां पे? ग्रेना में। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम। क्या कहलाता है भैया? ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम। जो थैलाकॉइड होता है, जैसे 5 का सिक्का नहीं होता, क्वाइन जो स्ट्रक्चर होता है 5 का सिक्का, तो 5 के स्ट्रक्चर की जो 5 का जो सिक्का होता है 5 के सिक्के की ही तरह क्या होता है? जो 5 का सिक्का होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं। और बहुत सारे जब हम लोग 5 के सिक्के ले उसकी गड्डी बना लें तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रेनम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जैसे 5 के सिक्के जैसे गड्डी नहीं दिख रही है, और उसी 5 के सिक्के के बीच की जो मोटाई होती है उसी मोटाई के अंदर बीच में क्या भरा रहता है भैया? उसी 5 के सिक्के की मोटाई के अंदर भरा रहता है क्या? भरा रहता है क्लोरोफिल। और वहीं पे धसे हुए होते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट, जहां पे बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं और वो लाइट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। और लाइट को अब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन करके लाइट रिएक्शन करके रिलीज करते हैं क्या? ATP और NADPH2।
एटीपी और NADPH2 फाइनली जाकर के डार्क रिएक्शन में क्या कर लिए जाते हैं, यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। डार्क रिएक्शन में ही एक साइकिल रन करती है, यानी स्ट्रोमा में ही एक साइकिल रन करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। कैल्विन साइकिल के दौरान, कैल्विन साइकिल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जो तीसरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, और साथ ही साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की CO2 थी ना, इस CO2 को कैल्विन साइकिल में क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। अब ये CO2 को यूज करके बना लेते हैं क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किसका फॉर्मेशन करते हैं भैया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ड्यूरिंग रिडक्शन प्रोसेस के दौरान ये जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस था ना, यहाँ पर रिडक्शन में क्या कर लिया जाएगा, यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ये रिड्यूस कर देगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। कौन, NADPH2। और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में जब रिड्यूस कर देगा तो यहाँ पे फिर फाइनली फॉर्मेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन तब होगा जब ये कैल्विन साइकिल 6 टाइम रन करती है। इसको हम लोग समझेंगे जब कैल्विन साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये फिर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, RUBP का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, इसी प्रोसेस को हम लोग भैया क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते थे क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ इसी को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब चीजों को बहुत अच्छे से विद डिटेल, बहुत अच्छे से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, एक मतलब इंट्रोडक्शन जो क्लास थी हमारी ये आज की, बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो गया होगा, समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी इसका पूरा फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क परफॉर्म करता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया, इन लोगों को मतलब इन चीजों को हम लोगों ने क्या किया, डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें, कैसे कहाँ पे कौन सी चीज कैसे, पहले सबसे पहले कौन सी चीज आई, सबसे पहले कौन सी चीज आई, फिर कैसे कैसे यहाँ पे एक दूसरे से कैसे कैसे वो इंटरलिंक्ड है, कैसे कैसे वो वर्क परफॉर्म करती थी, कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है, कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट नहीं है, क्या लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पे डिपेंडेंट है या डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, इन सब चीजों को आप लोग देख लीजिए। और यहां से आप लोगों को पता होगा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भैया, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को इस लेक्चर की अहमियत पता चलेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार दो बार, जब तक ये बहुत अच्छे से पूरी इंट्रोडक्शन की क्लास समझ में ना आ जाए तब तक आप लोग इसको देखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी चीज होती है किसी भी लेक्चर की, कहीं पे भी अगर आप लोगों को पता होगा, किसी भी लेक्चर की जो होती है वो क्लास जो होती है, इंट्रोडक्शन क्लास होती है, उसी में ही पूरे उस लेक्चर की समरी वगैरह पूरी क्या कर दी जाती है, समझा दी जाती है। कैसे कैसे चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, कैसे कैसे वर्क परफॉर्म होता है, इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस होने वाला है, इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, उस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ही क्या करते हैं, कवर करते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और स्पेशली चुड़ैल वाली बात तो बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी। ठीक है, चुड़ैल वाली बात तो समझ रहे हैं ना, हाँ, पीपल के भूत वाली चुड़ैल है ना, पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल याद आई ना। हाँ, तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को चुड़ैल वाली बात समझ में आ गई होगी कि क्यों रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये भी बात आप लोगों को बता दी गई कि क्यों रात्रि के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। कैसे कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हो रही है, तो हम लोग डायरेक्टली तो एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यहां तक का जो प्रोसेस था ये हम लोगों में भी होता है और प्लांट में भी होता है। लेकिन जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम लोगों में नहीं होता है। नहीं होता ना भैया, हम लोगों में ये प्रोसेस नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही होता है, क्योंकि हम लोगों के पास ये ऑर्गेनल ही नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता,
क्लोरोप्लास्ट तो हम लोगों के अंदर रहता ही नहीं है, हम लोगों के सेल के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है। और जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो हम लोग फोटोसिंथेसिस, काहे की फोटोसिंथेसिस, जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है भैया तो काहे की फोटोसिंथेसिस, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या हम लोग ऑटोट्रॉफ है क्या, खाना खुद से बनाते हैं क्या। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर हाँ किचन में हम कल रोटी बनाए थे, अरे भैया यार वो रोटी बनाना एक अलग मैटर है, वो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं हम लोग प्लांट से ही तो ले रहे हैं ना। आप लोग कह रहे सर हम रोज किचन में खाना बनाते हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोग ऑटोट्रॉफ नहीं है हेट्रोट्रॉफ है, भैया हम लोग हेट्रोट्रॉफ ही हैं, कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड हैं, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे ही डिपेंडेंट हैं। हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, प्लांट से ही एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा बढ़िया बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़े। अगले लेक्चर में हम लोग पिगमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में पिगमेंट का ही बहुत बड़ा रोल है। क्या है भैया, पिगमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पिगमेंट की वजह से ही लाइट क्या की जा रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, ट्रैप की जा रही है। अगर पिगमेंट ना होता ना तो लाइट ही एब्जॉर्ब ना होती, ठीक है। तो पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है इस चैप्टर के लिए, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का क्या करता है, काम करता है। तो कैसे कैसे पिगमेंट, पहले तो हम लोग एक्सपेरिमेंट और पिगमेंट, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे और पिगमेंट क्या क्या था, उसको हम लोग समझेंगे किसमें, अगले लेक्चर में समझेंगे, जो कि आप लोग बिल्कुल भी ना देखना भूलें, ठीक है। स्टेप वाइज हम लोग हर चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से, यानी पूरा बायोलॉजी का, होल बायोलॉजी का जितना सिलेबस है बहुत अच्छे से इसी तरह मजे से हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसी तरह आप लोग साथ बने रहिए और धीरे धीरे आप लोगों को इसी तरह लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को इसी तरह लेक्चर मिलते रहेंगे, आप लोग स्टेप वाइज इनको पढ़ते जाइए, समझते जाइए, नोट्स का रीडिंग करते जाइए, एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। मतलब एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस साथ बने रहिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हर लेक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से उसको रिवाइज करिए, पढ़िए। हम आप लोगों के क्या हैं, साथ हैं, और आप लोग हमारे साथ हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर जैसे सामंजस्य बना रहेगा तो हम लोग एक दूसरे के साथ रहकर के बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग इनको बेहतरीन तरीके से, आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे कौन सी चीज कहां से इंटरलिंक्ड है, और ठीक है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर में। उसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, ठीक है।